कोशिका के कंप्लीट होने के बाद में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है गुणसूत्र। गुणसूत्र जब पढ़ते हैं तो माइंड में बहुत से क्वेश्चन पनप जाते हैं। क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किससे मिलकर बनता है, गुणसूत्र की संरचना कैसी होगी, गुणसूत्र क्या काम करेगा, गुणसूत्र की खोज किसने की, गुणसूत्र शब्द किसने दिया, सबसे पहले किसने देखा, और इन सभी क्वेश्चंस का जवाब लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो देखिएगा, गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र जो है एक ग्रीक शब्द से लिया गया है या एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, और हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गुणसूत्र किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी बात करें बेटा, गुणसूत्र जो है दो भाग से मिला है, या हम गुणसूत्र का बंटवारा करें तो दो भाग कर सकते हैं अलग अलग। देखो, गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखो, मैंने इसको तोड़कर लिखा क्रोमो प्लस सोमा। क्या लिखा, क्रोमो प्लस सोमा। दो अलग अलग हो गए। क्रोमा का मतलब होता है रंगीन, क्या होता है, रंगीन, और सोमा का मतलब क्या होता है, काय। अर्थात ये कह सकते हैं जो शरीर है वो कैसा है, रंगीन। अर्थात गुणसूत्र की बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है, रंगीन होती है, कलर्ड होती है अपने पास में। ठीक है। इसके बाद बात करें किसने देखा था, तो सबसे पहले गुणसूत्र को हॉफमिस्टर ने देखा था। किसने देखा था, हॉफमिस्टर ने देखा था। और किसमें देखा था, तो हम कह सकते हैं ट्रेडेस्कैंसिया के प्राग मात्र कोशिकाओं में। किसमें देखा था, ट्रेडेस्कैंसिया के प्राग मात्र कोशिकाओं में हॉफमिस्टर ने सबसे पहले गुणसूत्र को देखा था। ठीक है। इसके बाद बात करें विस्तृत अध्ययन की, या हम कहें कि गुणसूत्र की खोज किसने की, क्योंकि देखने का काम हॉफमिस्टर ने कर दिया था, लेकिन विस्तृत अध्ययन गुणसूत्र पर हॉफमिस्टर नहीं कर सके थे। तो उसके बाद हमारे पास आए कौन, स्ट्रॉसबर्गर, जिन्होंने गुणसूत्र के बारे में विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत तरीके से समझाया। और आज हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं, वो किसने बताया, स्ट्रॉसबर्गर ने। शब्द किसने दिया, नामांकन किसने किया, तो वो किसने किया, वॉल्डेयर ने। देखो, बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं कि वॉल्डेयर और स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, देखने का काम हॉफमिस्टर ने कर दिया, लेकिन कंफ्यूज इन दो वर्ड्स में हो जाता है। जब गुणसूत्र की खोज के लिए पूछता है तो वॉल्डेयर चिपका देते हैं, और जब अध्ययन के बारे में पूछे तो अपने पास में किसको चिपका देते हैं, वॉल्डेयर को चिपका देते। तो ऐसा नहीं है, खोज किसने की, स्ट्रॉसबर्गर ने, शब्द किसने दिया, वॉल्डेयर ने। ठीक है। दूसरी बात देखो, आकार की बात करते हैं। देखो, बेसिकली सभी जीवों के अंतर्गत गुणसूत्रों का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। संरचनाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, किसी में छोटा होता हो तो किसी में बड़ा होता है। लेकिन एक सामान्य आकार की बात करें तो 1 म्यू से 30 म्यू लंबे होते हैं। 1 म्यू से 30 म्यू लंबे होते हैं, बल्ककि 0.2 म्यू से 2.0 म्यू क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। 1 म्यू से 30 म्यू लंबे और 0.2 से 2 म्यू क्या होंगे, चौड़े। ठीक है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा आकार या सबसे छोटे आकार के गुणसूत्र कौन से हैं, तो देखो, पादप और कवक दोनों की बात करेंगे, सॉरी, पादप और जंतु दोनों की बात करेंगे। तो पादपों के लिए हम बात करें, कवक की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, कवक की बात कर सकते हैं। और जंतुओं में हम किसकी बात करेंगे, पक्षियों की बात करेंगे। कितना होता है, 0.25 म्यू होता है। कितना होता है, 0.25 म्यू होता है। हमारे पास में अगर कवक के बारे में पूछे कि कवक पादप जगत से संबंध रखता है, बिल्कुल रखता है, लेकिन गैर है, पादप जगत के लिए क्या है, गैर है। ठीक है। तो और जंतुओं में कौन आ जाएगा, पक्षी। कितना होगा, 0.25। क्या होगा, आकार। अर्थात सबसे छोटा आकार किसका, पक्षी का और कवक का। सबसे लंबे की बात करें तो वही पादप की भी बात करेंगे और वही जंतु की भी बात करेंगे। तो पादपों की बात करें तो पादपों में सबसे लंबा आकार जो होगा वो ट्रिलियम का होगा। किसका होगा, ट्रिलियम का होगा। कितना होगा, 32 म्यू होगा। कितना होगा, 32 म्यू होगा। और जंतुओं में किसकी बात करेंगे, ड्रोसोफिला और मनुष्य की बात करेंगे। ड्रोसोफिला और मनुष्य की बात करेंगे। कितना होगा, 3 से
6 म्यू होगा। कितना होगा? 3 से 6 म्यू होगा। किसका आकार होगा? ड्रोसोफिला और मनुष्य का। सबसे लंबा आकार किनका होगा? ड्रोसोफिला और मनुष्य का, जंतुओं में बात करें। ठीक है, ऐसे ही एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कीटों के अंतर्गत जो लार्वा होता है और उनमें उपस्थित जो लार गुणसूत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कीटों के लार्वा में उपस्थित लार गुणसूत्र क्या कहलाता है बेटा? महागुणसूत्र। क्या कहलाएगा? महागुणसूत्र। और लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो 300 म्यू लंबे होते हैं। कितने म्यू लंबे होते हैं? 300 म्यू लंबे होते हैं। और मोटाई की बात करें तो 10 म्यू क्या होते हैं? मोटे होते हैं। ये इनका क्या होता है? एक आंकड़ा होता है। गुणसूत्र की संरचना की बात करें या गुणसूत्र की टोटल संरचना की बात करें कि गुणसूत्र बना किससे होता है, तो 3 मटेरियल याद रखने हैं अपन को कि एक तो हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है बनाने के लिए? मैट्रिक्स होता है। एक हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है। एक क्या होता है? स्टोन प्रोटीन। क्या होता है? स्टोन प्रोटीन। और स्टोन प्रोटीन जो होती है 5 प्रकार की होती है। H1 होती है, H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है और H4 होती है। ठीक है, तो क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, डीएनए होगा और स्टोन प्रोटीन होगा। डीएनए की बात करें तो हम कह सकते हैं 45%। कितना होगा? 45, यानी 40 से 45 बता दे। स्टोन प्रोटीन कितना होगा? 50 से 55%। बाकी का जो मटेरियल है वो किसका है? मैट्रिक्स का। किसका है? मैट्रिक्स का। तो संरचना के लिए हम बात करें तो बेसिकली जो संरचना है वो कैसी होती है? एक्स आकार की होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एक्स आकार की होती है। ठीक है, और वही मैट्रिक्स से शुरुआत कर दे इसकी कि मैंने कहा कि गुणसूत्र जो है वो किन से बना है? मैट्रिक्स, डीएनए, हिस्टोन। तो मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स में जल होगा, एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन होगा, अर्थात बहुत से क्या प्रेजेंट होंगे? मटेरियल प्रेजेंट होंगे। एक पूरा जेली नुमा जो आवरण होगा वो कौन बनाएगा? मैट्रिक्स बनाएगा। कौन बनाएगा? मैट्रिक्स बनाएगा। पूरा लिक्विड मटेरियल होगा वो किसका होगा? मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेंट्रोमियर की बात करें। क्या लिखा है? सेंट्रोमियर की बात करें। सेंट्रोमियर जो है देखो सेंटर में प्रेजेंट है। देखो दोनों साइडों से, बीच में कौन है? सेंट्रोमियर। तो इसको एक नाम तो क्या दे दें? गुणसूत्र बिंदु। क्या नाम दे दें? गुणसूत्र बिंदु। एक और एक दो, बीच में क्या है? सिंगल है, तो इसको मैं क्या नाम दे दूं बेटा? प्राथमिक संकीर्णन नाम दे दूं। क्या नाम दे दें? प्राथमिक संकीर्णन नाम। एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास में सेंट्रोमियर नहीं होगा, हमारे पास में सेंट्रोमियर नहीं होगा तो सीधी सी बात है गुणसूत्र जो होता है वो पेयर्ड नहीं बना पाता या जुड़ नहीं पाते हैं अपने पास में। वैसे बहुत से होते हैं जिनमें गुणसूत्र सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है, लेकिन सेंट्रोमियर का होना क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है, कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा। और ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या है? काइनेटो। इसको हम क्या कह सकते हैं? काइनेटोकोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काइनेटोकोर भी कह सकते हैं, जो तंतुओं को जोड़ने का काम करता है। आपस में तंतुओं को जोड़ने का काम करता है। तंतुओं को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? काइनेटोकोर करेगा। ठीक है, वही हमारे पास एक नाम बहुत ज्यादा है, क्रोमोनीमेटा। क्या है? क्रोमोनीमेटा। और ये जो क्रोमोनीमेटा है बेटा ये इसका मुख्य बिंदु है। क्या है? मुख्य बिंदु है। क्या है? मुख्य बिंदु है। किससे बना है? वही मैट्रिक्स, डीएनए, स्टोन प्रोटीन। किससे बना है? मैट्रिक्स, डीएनए, स्टोन प्रोटीन से। ठीक है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोमियर। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोमियर होता है। और हम कह सकते हैं मोतियों के माला के समान जो संरचना है या मोतियों के समान जो संरचना है उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोमियर। सभी पे प्रेजेंट होते हैं अपने पास में। ठीक है, इसके अलावा पेलिकल, गुणसूत्रों को जो आवरण दे रहा है वो कौन है? पेलिकल। कैसा आवरण? बाह्य आवरण। कैसा आवरण? बाह्य आवरण। किससे बना है? प्रोटीन से। किससे बना है? प्रोटीन से बना है। सबसे ऊपर जो सिरा है उससे हम क्या कहेंगे?
टीलोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे? टीलोमियर कहेंगे। और टीलोमियर जो होता है एक गुणसूत्र को दूसरे गुणसूत्र से जोड़ने से रोकता है। क्या करता है? जोड़ने से रोकता है। एक जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टीलोमियर सिरा जो होगा वो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। अब छोटा हो रहा है तो हम कह सकते हैं किससे संबंधित होगा? आयु से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? आयु से संबंधित होगा। ये क्या होता है? टीलोमियर। इसके अलावा देखो बेसिकली हमारे पास में एक गुणसूत्र सेट में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। अगर सेंट्रोमियर है तो सीधी सी बात है क्या बनेगा? प्राथमिक संकीर्णन एक होगा। लेकिन कई गुणसूत्र ऐसे होते हैं या कई जीवों में ऐसे गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें प्राथमिक संकीर्णन की जगह एक और संकीर्णन प्रेजेंट होता है। जैसे ये गुणसूत्र है, एक यहां लगा दिया अपने पास में, यहां अपने पास में ये बन गया, ये द्वितीय संकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक संकीर्णन हो जाएगा। प्राथमिक तो रहेगा ही रहेगा, द्वितीयक रहेगा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं कि ये सभी में पाया जाए, जरूरी नहीं कि ये सभी में पाया जाए। और जहां पर द्वितीयक संकीर्णन प्रेजेंट होगा वहां बनेगा केंद्रिका। वहां क्या बनेगा? केंद्रिका बनेगा। और केंद्रिका बन रहा है तो सीधी सी बात है केंद्रिका कहां बनता है? जहां NOR प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन प्रेजेंट हो, अर्थात न्यूक्लियर संगठन क्षेत्र प्रेजेंट होगा। और जहां केंद्रिका प्रेजेंट होगा वहां क्या बनेगा? अपने पास में राइबोसोम बनेगा। क्या बनेगा? राइबोसोम बनेगा। और जहां राइबोसोम बनेगा वहां प्रोटीन भी बनेगा, क्योंकि राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो द्वितीयक संकीर्णन जुड़ा है इसको हम सेट गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है। और मनुष्य की भी बात करें तो मनुष्य के अंतर्गत जो सेट गुणसूत्र होते हैं वो 13, 14, 15, 21 और 22 पे उपस्थित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेट गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो गुणसूत्र हमें पता है कि गुणसूत्र ऐसे है, लेकिन बात आती है कि गुणसूत्र बनते कब है। ठीक है। तो गुणसूत्र कब बनते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान। कब बनते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान। अब बात यह आती है कि ये जो कोशिका विभाजन है वो क्या सिंगल है या किन्हीं प्रावस्थाओं में बटा है? तो बेटा कोशिका विभाजन 2 प्रावस्थाओं में बटा होता है। एक होती है इंटरफेज अवस्था, एक होती है सूत्री प्रावस्था। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो अंतरा प्रावस्था में दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि प्रोफेज अवस्था, सूत्री प्रावस्था की 2 प्रावस्थाएं होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो हमारे पास में जो प्रोफेज प्रावस्था होती है उसमें गुणसूत्र बनना स्टार्ट होते हैं, लेकिन दिखाई कब देते हैं? मेटाफेज में। कब दिखाई देते हैं? मेटाफेज में दिखाई देते हैं या एनाफेज में दिखाई देते हैं। दिखाई कब देंगे? मेटाफेज में या एनाफेज में। निर्माण अवस्था कौन सी रहेगी? प्रोफेज रहेगी अपने पास में। ठीक है। इसके अलावा आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे से। अब हम बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या की, कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और अधिकतर उनकी बात करेंगे जो हमारे पास एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पादपों की बात करेंगे और जंतुओं की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे कम गुणसूत्र, सबसे कम गुणसूत्र, और किन में बात करेंगे? पादपों में। तो पादपों में कौन होगा? म्यूकस हिमेलियस। क्या होगा? म्यूकस हिमेलियस। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। ये मैं लिख रहा हूं संख्या के अंदर। किसमें लिख रहा हूं? संख्या में। और पेयर में पूछे तो आप लिख सकते हो 1 पेयर, यानी 1 जोड़ी। 1 जोड़ी का मतलब कितना हो गया? 2। और अपन इसको यूं भी बांट सकते हैं 1 + 1 में। किसमें बांट सकते हैं? 1 + 1 में। 1 और 1 2 हो गया। वहीं अगर सबसे कम गुणसूत्रों की जंतुओं में बात करें, किन में बात करें? जंतुओं में बात करें तो आप लिख सकते हो एस्केरिस मैंगेलोकेफेला। क्या लिख सकते हो? एस्केरिस मैंगेलोकेफेला। देखो हमारे पास एस्केरिस की बहुत सारी जातियां पाई जाती है। उस एस्केरिस की एक जाति मैंगेलोकेफेला है, उसमें भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। पेड़ कितना होगा? 1। इसको भी हम कितने में बांट सकते हैं? 1 + 1 में। ठीक है। वैसे ही अगर सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की बात करें, किसकी बात करें? सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की बात करें, और किस में बात करें?
पादपों में बात करें तो किस में होगा, ओफियोग्लोसम में। किस में होगा, ओफियोग्लोसम में होगा। और कितना होगा, बात करते हैं 1260। कितना होगा, 1260 होगा। पेड़ की बात करें तो आप कह सकते हो 630, क्योंकि 630 को 630 से अपन जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1260। वैसे ही एंटेखेंता की बात करें, जंतुओं के अंदर पाया जाता है और सबसे ज्यादा गुणसूत्र अगर जंतुओं में बात करें तो कौन है, एंटेखेंता। प्रोटोजोआ का सदस्य है। किसका सदस्य है, प्रोटोजोआ का सदस्य है। कितने होते हैं, 1600। और 1600 को जब डिवाइड करें 2 से तो 800 प्लस 800 कितने हो गया, 800 प्लस 800। तो एंटेखेंता में कितने गुणसूत्र, 1600 गुणसूत्र। कितने, 1600। अब हमारे पास कुछ अलग वर्ड्स लिखे गए जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे मटर कितना होता है, 14। कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी। क्योंकि 14 को अपन डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस 7, 7 तो 7 14, तो कितनी जोड़ी हो गई, 7 जोड़ी। टोटल संख्या 14। केचुए में 36, जब तोड़ेंगे इसको तो 18 प्लस 18 कितना हो गया, 36। पेड़ कितने, 18 पेड़। वही कॉकरोच की बात करें, 17 प्लस 17, 17 17 34, 17 पे खतरा, तो 17 17 क्या हो गए, 34। तो अपने पास पेड़ कितना हो गया, 17 पेड़। वही मानव की बात करें तो मानव में कितने होते हैं, 46। पेड़ की बात करें 23 प्लस 23 कितना हो गया, 46 हो गया। वैसे ही बंदर 48 हो गए, मक्का 26 हो गए, चावल 24, फल मक्खी 8 हो गई, न्यूरोस्पोरा 14। न्यूरोस्पोरा किसमें है, कवक में। न्यूरोस्पोरा किसमें है, कवक में, तो इसमें कितना, 14। चूहा में 42, कुत्ता में 78 कितना होगा, 78। अब एक चीज देखो, अब बात ये आती है कि क्या ये गुणसूत्र जो होते हैं एक समान होते हैं क्या, नहीं, एक समान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जीवों में 2 प्रकार से पाए जाते हैं। एक होते हैं कायिक गुणसूत्र, क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र, और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं, समान, लगभग क्या होते हैं, समान। लिंग गुणसूत्र भी कई जगह समान होते हैं, कई जगह असमान होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 1 भी हो सकती है और इनकी संख्या 2 भी हो सकती है, 1 या 2 हो सकती है। जैसे मनुष्य की बात करें, देखो मनुष्य की बात करें, मनुष्य में कितना, 46 कितना हुआ, 46। तोड़ेंगे कितने में, 23 प्लस 23 में। कितने में, 23 प्लस 23 में। ठीक है, 23 प्लस 23 होगा। और हमें पता है कि हमारे पास में एक जीव का जो निर्माण होता है वो 2 एक कोशिकीय जीवों से होता है, वो मिलकर के हमारे पास में द्विगुणित फेज में आती है ना। तो कैसे होगा, 23 हो गया। तो मैं कायिक भी बता रहा हूं, लिंग भी बता रहा हूं, तो अपन इसको क्या करें, 23 है, 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स एक्स। यहां पर भी मैं लिख दूं 22 प्लस एक्स वाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अलग हो गया ना मेरे पास में। अब मैं देखो क्या करता हूं, ये जो लिंग गुणसूत्र है वो बेसिकली लिंग निर्धारण का काम करता है, अर्थात लड़का होगा या लड़की होगी, किस पे डिपेंड है, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, कैसे बनेगा वो देखो, जैसे ये एक्स है, इसको मैंने लिया, इसके साथ में अटैच करवाया, क्या बना, एक्स एक्स। इस एक्स को फिर मैं वाई से अटैच करवाऊं, ये रहा, क्या बना, एक्स वाई बना। इसको और क्रॉस करो, देखो ज्यादा डिफिकल्ट करूं तो इसको इससे करूं या इसको इससे करूं, क्या बना, एक्स वाई बना। इस एक्स को मैं वापस से इस एक्स से करूं तो क्या बनाया, एक्स बनाना। ये क्या बन रहा है, लड़की, लड़की बन रहा है। ये क्या बन रहा है, लड़का। ये क्या बन रहा है, लड़का। ये क्या बन रहा है, लड़की। बना ना। किसके ऊपर डिपेंड हुआ, नर के पास। ये कौन है, मेल, ये कौन है, फीमेल। तो डिपेंड किस पे हुआ, फीमेल पे या मेल पे, मेल पे। वाई किसके पास है, मेल के पास है, जबकि फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स है। ये एक्स देगी इसको तो इसको एक्स देना है, दोनों में से कौन जाएगा, एक एक्स जाएगा ना अपने पास में। वहां से क्या आएगा, वहां डिपेंड करता है एक्स आता है या वाई आता है।
अगर y आता है तो x के साथ अटैच होकर के लड़का बना देगा, और अगर x आता है तो x के साथ x जुड़कर क्या बना देगा, लड़की बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो x y है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। और इस x y में भी कौन डिपेंड करेगा, y करेगा। कौन करेगा, y करेगा, क्योंकि y चाहिए, x नहीं चाहिए। अब जिनको लगता है कि लड़की पैदा करती है अपने पास में लड़का व लड़की, लड़का होगा या लड़की, लड़की से डिसाइड होता है, तो गलत है। ये कौन ये करता है? कई बहुत से पुराने जो परिवार, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो लड़कियां नहीं चाहते हैं, वो हमेशा अपनी बहू को कोसते रहते हैं कि लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। अरे उसकी थोड़ी गलती है, गलती तो उसकी है। आपके लड़के को कोसो कि उसने वाई क्यों नहीं दिया, वाई दे देगा तो लड़का हो जाता। उसका तो काम है, दे रही है, उसे तो एक्स देना है, दोनों एक्स है। यहां से क्या आएगा, वाई। अगर वाई आता है अपने पास में तो सीधी सी बात है, क्या होगा, लड़की होगा। क्या आएगा, लड़का होगा अपने पास। और आजकल लोगों की सोच चेंज हो रही है, लड़का और लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं है अपने पास में। क्यों? क्योंकि लड़की भी आजकल सभी फील्ड्स में है, लड़के भी सभी फील्ड्स में है। लड़के बल्कि पीछे है, लड़कियां उनसे आगे है। ठीक है, तो हमारे पास में कौन डिसाइड करेगा, लिंग गुणसूत्र डिसाइड करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो और इसको, ये यहां पर 2 पॉइंट। एक मैंने बताया कि गुणसूत्र संरचना के आधार पर कितने होंगे, एक मैंने लिखा संख्या के आधार पर। और कौन सी संख्या, सेंट्रोमियर। कौन सी संख्या बेटा, सेंट्रोमियर। अर्थात इस आधार पर कैसे बंटवारा होगा, संरचना के आधार पर और संख्या के आधार पर। तो मैं पहले आता हूं संरचना पे। मैंने 4 भाग किए हैं, एक्रोसेंट्रिक किया है, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। क्या फर्क है देखिए, यहां पर मैंने एक्रोसेंट्रिक की स्ट्रक्चर बनाई है और 2 भाग बनाए, बीच में मैंने सेंट्रोमियर लगाया। एक तरकु तंतु यह है, एक तरकु तंतु यह, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का काम क्या है, तरकु तंतुओं को जोड़ने का। ये क्या है, सेंट्रोमियर। यहां हम देखेंगे कि एक संरचना या एक भुजा छोटी है, दूसरी भुजा क्या है, बड़ी। तो छोटी भुजा कौन सी है, ये। बड़ी भुजा कौन सी है, ये। तो मैं इसको क्या लिख दूं, बड़ी भुजा। इसको क्या लिख दूं, छोटी भुजा, या बड़ी की जगह पर लिखे लंबी भुजा। क्या लिखे, लंबी भुजा। तो ये देखो, ये छोटी भुजा, ये लंबी भुजा, दोनों क्या है, असमान है। ठीक, तो अब देखो कितनी भुजा मिल रही है, 2 भुजा। तो एक्रोसेंट्रिक को मिलकर कितनी भुजाएं मिलकर बनाएंगी, 2 भुजाएं मिलकर। और ये जो एक्रोसेंट्रिक है किस प्रकार का दिखाई देता है, जे प्रकार का। कैसे दिखाई देगा, ये यू बन गया, बीच में पॉइंट हुआ, सेंट्रोमियर लगाया अपने पास में, और इसको हम कहां लगा देंगे, ये। कैसी संरचना हो गई, जे आकृति की। तो एक्रोसेंट्रिक की संरचना कैसी होती है, जे आकृति। कितनी भुजाएं बेटा, 2 भुजाएं। कितनी भुजा, 2 भुजा। एक भुजा कैसी, छोटी, एक कैसी, बड़ी। ठीक है, वहीं हम देखें टीलोसेंट्रिक की। क्या देखें, टीलोसेंट्रिक की। और टीलोसेंट्रिक में देखें हम तो हमारे पास में एक ही भुजा, कितनी भुजा, एक भुजा। ठीक है, ऊपर क्या, सेंट्रोमियर, बीच में क्या, भुजा। एक ही है, छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई से बोल दो अपने पास, लेकिन है क्या, भुजा। कैसी दिखाई दे रही है, आई आकृति। बनाने की संरचना की जरूरत ही नहीं है, कैसी संरचना है, आई आकृति की दिखाई दे रही। एक ही है, ऊपर बंदा है, अपन क्या बनाते हैं, आई, यू ही तो बनाते हैं। तो कैसी संरचना, आई आकृति। सब मेटासेंट्रिक, वही 2 भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो मैंने कितनी लिखी, 2 भुजा। कितनी भुजा, 2 भुजा। क्या बना रहा है, एल। कितनी आकृति, एल। कैसे बनाएगा, ये देखो असमान है। क्या है, असमान है। वही छोटी बड़ी में आ रही है अपने पास में, लेकिन इसका आकार इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए मैं क्या लिखूं, देखो इसको कैसे बनाए अपने पास में, ये बड़ी हो गई, बीच में क्या, सेंट्रोमियर, और ये हमने क्या बना दी इसकी, एल संरचना। किस संरचना का, एल आकृति का। वहीं अगर मेटासेंट्रिक की बात करें, दोनों क्या है, समान। क्या है, समान। और दोनों समान है तो ये कैसा है, वी आकृति। किस प्रकार से, ये आ गया, देखो ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। आया नहीं आया, दोनों क्या हो गए, समान। क्या बनाया, वी आकृति। तो संरचना के आधार पर कितनी, 4। कितनी, 4। एक्रोसेंट्रिक,
टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या करती, जे के आकृति की, टीलोसेंट्रिक आई आकृति, सब मेटासेंट्रिक एल आकृति और मेटासेंट्रिक वी आकृति। कौन सी आकृति, वी आकृति। दूसरी बात, सेंट्रोमियर की संरचना के आधार पर बात करें तो एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, सीधी बात है। एसेंट्रिक का मतलब एक भी सेंट्रोमियर नहीं पाया जाना, ऐसा सेंट्रोमियर अनुपस्थित। मोनोसेंट्रिक का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर, तो हमने क्या कहा, एक सेंट्रोमियर उपस्थित। डाइसेंट्रिक दो, तो कितने सेंट्रोमियर, दो सेंट्रोमियर। पॉलीसेंट्रिक दो से ज्यादा, क्योंकि दो को तो हम क्या कह रहे हैं, डाइसेंट्रिक, तो दो से ज्यादा, यानी तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, वहां कौन सा हो जाएगा, पॉलीसेंट्रिक। क्यों, हमने कहा कि एक तो होगा, एक तो जरूरी है, क्यों, जोड़ना है ना, इसलिए। तो हमारे पास में संख्या के आधार पर कितने हो गए, चार। आर्य की बात करें तो गुणसूत्र का कार्य है आनुवांशिक सूचना। कौन सी सूचना, आनुवांशिक सूचना। कहां ले जाना, पीढ़ी दर पीढ़ी। आनुवांशिक सूचना कहां ले जाना, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। और आनुवांशिक सूचना किसके पास है, डीएनए के पास। लेकर कौन जा रहा है, गुणसूत्र। तो डीएनए का साथ कौन दे रहा है, गुणसूत्र। अगर गुणसूत्र नहीं होगा तो क्या डीएनए साथ देगा क्या, अगर गुणसूत्र नहीं होगा तो क्या डीएनए पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जीवन में क्या जरूरी है, साथ। गुणसूत्र और डीएनए से सीखो, जीवन में क्या चाहिए, साथ। वैसे ही हमें भी साथ की जरूरत होती है, किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है, कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और साथ की जब बात आए तो सबसे बड़ा कौन है, मित्र, जो साथ देता है। और मित्र वही होता है जो आपके सही में भी खड़ा है और गलत में भी खड़ा है। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, जानबूझकर कर रहे हो, और आपके मित्र को पता है और वो मित्र आपको टोक नहीं रहा है, समझा नहीं रहा है, तो वो आपका मित्र नहीं है फिर, ठीक है। मित्र अगर आपको पता है, उसे पता है कि आपने क्या कर रहे हो, जानबूझकर कर रहे हो, तो उसका टोकने का क्या बनता है, फर्ज बनता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं आप करके आ जाओ और फिर मित्र को पता चले, फिर मित्र आपको समझाना नहीं, उस समय फिर आपका साथ देना जरूरी बनता है। इसलिए दुनिया में क्या जरूरी है, साथ। जीवन में क्या जरूरी है, साथ जरूरी है। इसीलिए गुणसूत्र, डीएनए को किसका साथ चाहिए, गुणसूत्र का। क्यों, क्योंकि डीएनए किसके बिना अधूरा है, गुणसूत्र के बिना। गुणसूत्र नहीं होगा तो क्या आनुवांशिक सूचना जाएगी, क्या नहीं जाएगी, ठीक है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और सेव कीजिए मेमोरी।